दोस्तों, हम लोगों ने अब तक संस्कृत के आचार्यों की परिभाषा देखी। अब हम लोग देखने वाले पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं कविता के लक्षणों के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा परिभाषाएं हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर आपके स्क्रीन पर जो दिया गया है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो परिभाषा है, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट। पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, कवि का कार्य कला काव्य है। एक ध्यान में रखिए, यहां पर कवि की कलात्मकता को महत्व दिया गया है। कवि अपनी बात को किस शैली में प्रस्तुत करता है, किस स्टाइल में प्रस्तुत करता है, तो उस आर्ट को यहां पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में महत्व दिया गया है कि कवि किस पद्धति से अपनी बात को प्रेजेंट करता है। इस बात पर यहां जोर दिया गया है, उसे महत्व दिया गया है। दूसरी जो परिभाषा है ड्राइडन की है, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। यहां पर वे कहते हैं कविता सुस्पष्ट संगीत है। अब इस परिभाषा को समझना कैसे कि काव्य रचना को इतना महत्व दिया गया है कि जैसे संगीत का महत्व होता है, जो उसकी जैसे रचना होती है, वैसे ही कविता की भी रचना है, वैसे ही साहित्य की भी रचना है, जिसमें सुर, ताल और लय के साथ सारी बातों का विचार किया जाता है। लेकिन यह परिभाषा भी हमें एक अर्थ की ओर ले जाती है, एकांगी हो जाती है, कि संगीत की ओर ले जाती है। तो यहां पर भी ड्राइडन की परिभाषा भी हमारा समाधान नहीं करती। अगली परिभाषा है, कॉलरिज ने अपनी परिभाषा कही है, पोएट्री इन द बेस्ट वर्ल्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। वे कहते हैं सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होता है या कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। मतलब यहां पर भी उन्होंने ये कहा है कि कवि जब जिन शब्दों का चुनाव करता है अपनी बात को कहने के लिए, जिन शब्दों का चुनाव करता है अपनी बात को कहने के लिए, वह शब्द भी कैसे होने चाहिए? सर्वोत्तम होने चाहिए। यहां पर देखिएगा कि जब भी आप लोग अपनी बात रखते हो, जो बात अपनी प्रस्तुत करना चाहते हो, तो शब्दों का स्तर भी वैसा होना चाहिए और उसका क्रम भी सर्वोत्तम होना चाहिए। इस बात की ओर कॉलरिज ने संकेत किया है। अगली परिभाषा की ओर हम लोग आते हैं। ऊपरयुक्त सारी परिभाषा एकांगी थी, शब्दों को महत्व देने वाली थी, आर्ट को महत्व देने वाली थी, लेकिन वर्ड्सवर्थ की परिभाषा सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है। पाश्चात्य विद्वानों में सर्वाधिक लोकप्रिय जो परिभाषा मानी जाती है, ये वर्ड्सवर्थ की परिभाषा है। वे कहते हैं पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वे कहते हैं पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। मीन्स क्या होता है? यहां पर वो क्या कहते हैं कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह परिभाषा देखिएगा, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। दोस्तों, यह परिभाषा सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है, क्योंकि अनुभूतियों का सहज उद्रेक। जब भी हमारे मन में कोई बात आती है, हम उसे दबा के रखते हैं। वर्ड्सवर्थ की परिभाषा इसलिए क्योंकि मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है, मनोविज्ञान का प्रभाव है कि जब भी हम लोगों को कुछ कहना होता है, कवि को कुछ बात करनी होती है, तो क्या करता है? उसे अभिव्यक्त करने के लिए वो लालायित होता है।
लालायित होता है। इसीलिए ये कैसे होता है कि स्पॉन्टेनियस है, जैसे हमारा दिल भर आता है और हमारा, जैसे कहते हैं ना हृदय का भराना, मराठी में कहते हैं उर भरने, तो फिर क्या होता है, बाहर आने की कोशिश करता है वो, अंदर का सब कुछ, वो सारा विद्वेक कवि क्या करता है, बाहर लेकर आता है, ओवरफ्लो होता है। और वो भी फीलिंग कैसी होती है, भावनाएं कैसी होती है, शक्तिशाली भावनाएं होती है, शक्तिशाली। ये ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई घटना कवि या साहित्यकार देखता है, तब उस घटना के प्रति उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, ये प्रतिक्रिया पावरफुल होती है, भावनाएं पावरफुल होती है। वो ये कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि ये सब कुछ कब बाहर आता है, वो भावनाएं दबी होती है, शांति के समय में उनके मनोवेग बाहर आते हैं, वो याद आता है और वो सारे बाहर आते हैं। ऐसा वर्ड्सवर्थ अपनी परिभाषा में कहते हैं। इसीलिए इसमें स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो यह शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए वर्ड्सवर्थ की इस परिभाषा का बड़ा ही सम्मान साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। अगली परिभाषा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, शेली की। कवि शेली आलोचक है, कवि है। वे कहते हैं, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट moments of the happiest and best mind. Poetry is the record of the best, happiest moments of the happiest and best mind. सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि हैप्पी मोमेंट्स, सुखपूर्ण क्षण, और उन सुखपूर्ण क्षणों का लेखा जोखा कविता है। अब देखिएगा, पहले वर्ड्सवर्थ ने जो परिभाषा कही उसमें स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो था, वहां पर सुखपूर्ण क्षण थे या दुखपूर्ण क्षण थे इसकी बात नहीं की गई थी। लेकिन अब जो भी बात की गई है यहां पर शेली ने कही है कि सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। लेकिन दोस्तों, इस परिभाषा की आपत्ति इतनी ही है, क्या सचमुच ये सुखपूर्ण क्षण है? आपत्ति इसी बात पर ली गई है कि क्या सचमुच ये सुखपूर्ण क्षण है? आगे कवि कहते हैं कि क्या यह सचमुच सुखपूर्ण क्षण है? एक ध्यान में रखिएगा, कवि या लेखक सिर्फ सुखपूर्ण क्षणों के लिए या आनंदमयी वातावरण में ही कविता नहीं लिखता। आज हम सभी लोग देखते हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी हो या बाकी का जो भी वर्ग है, या हम लोग धूमिल की बात करें तो किसी भी बहुत कह सकते हैं कि सुखपूर्ण क्षणों से भी ज्यादा अब दुखपूर्ण क्षणों की या दुखपूर्ण भावनाओं का काव्य ही अधिक है। तो ये भी परिभाषा हमारी बात को स्पष्ट नहीं करती। इसलिए शेली की कविता की परिभाषा में सिर्फ इतनी बात है कि सकारात्मक भाव की कविता, आदर्शवादी कविता को शायद वह महत्व देते हैं।